करते हैं प्रैक्टिस की शुरुआत और बात कर लेते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के यहाँ पे दो सेगमेंट है, एक है सॉल्व जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आंसर्स के साथ, और एक है अनसॉल्व। तो बेसिकली यहाँ पे 6 सॉल्व क्वेश्चंस है, 5 अनसॉल्व क्वेश्चन है। छोटा चैप्टर है, छोटी सी बातें, कुछ खास लेंदी ऐसा नहीं चल रहा है। तो फटाफट से इनको देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, इसमें आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूछ लिया जाए या आपसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, आपका आंसर मोर और लेस सेम ही रहेगा। क्या होता है सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? तो इस बेसिस के अंदर हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं कब, जब हम उसको अर्न कर लें या फिर इनकम हमारा एक्रू हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भैया हमें पैसा मिला या नहीं मिला है। मतलब कि सेल्स अगर हमने क्रेडिट पे किया है तो भी हम इंक्लूड करते हैं उसको हमने टोटल सेल्स के अंदर। सेम इसी का अपोजिट हमारे एक्सपेंस में रूल होता है कि भैया एक्सपेंस भी हम तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमने उसको इनकर कर दिया हो या फिर वो एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कैश पे किया है या नहीं पे किया। रिपीटेड सी कहानी, अपने शब्दों में आप इसको लिखें, आपको ऐसा इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप अपने शब्दों में आराम से एक्सप्लेन कर दें, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल आता है इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो मोर और लेस जो आपके सवाल हैं वो कैश और एक्रूअल बेसिस पे ही चलेगा, बट कहीं स्पेसिफिकली अगर जिक्र हो तो आपको हाइब्रिड को भी दिमाग में लेके चलना है। हो सकता है कि आपका आंसर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप एक्रूअल में भी रिकॉर्ड करते हो। अगर आप हाइब्रिड को सोचोगे तो उसके अंदर भी आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके चलते हो, क्योंकि एक्सपेंसेस और लायबिलिटी के लिए वहां पे आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही लगता है। तो सिर्फ एक ही बेसिस है विच इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगला सवाल है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दो आपको फायदे बताने हैं। पहला तो भैया ये जो प्रॉफिट एंड लॉस देता है ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है, मतलब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देके चलता है किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड का। और एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है विच इज मैचिंग प्रिंसिपल, इसको ये फॉलो करता है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड में कोई आपको सिंपल सी एक एडवाइस देनी है कि आपने जब भी प्रिंसिपल्स पढ़े थे तब आपने देखे थे कि कुछ यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ कन्वेंशंस थे। अब जो लोग इसको याद कर सकते हैं कि भैया ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे ये कितने थे और कन्वेंशंस कितने थे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, कौन कौन से कन्वेंशंस थे, कई जगहों पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रूडेंस जो है वो कॉन्सेप्ट है या कन्वेंशन है। तो ये एक एग्जांपल है प्रूडेंस का। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है कि एक नाम तो याद है लेकिन वो कन्वेंशन था या कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूजन है, तो इस बात को आपको कहीं कोट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो वो भी एक प्रिंसिपल है और कन्वेंशन है तो वो भी एक प्रिंसिपल है। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया मैचिंग प्रिंसिपल, इस तरीके से आप प्रूडेंस प्रिंसिपल लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि प्रूडेंस जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक प्रकार का कन्वेंशन है। बट आपको अगर इतनी डिटेल नहीं जानी है तो आप सीधा सीधा उसको बोल सकते हैं कि नाम, उसके आगे आप वर्ड यूज करेंगे प्रूडेंस, उसके आगे वर्ड यूज करेंगे प्रिंसिपल, एंड दैट इज वेरी मच फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है आपका कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मानता है, वो मानता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। अगला सवाल डज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वायलेट्स गैप, इफ यस हाउ। कह रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है क्या वो गैप को वायलेट करता है। गैप क्या था आपका, गैप था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब इसके अंदर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे। अब ये जो प्रिंसिपल्स थे ये प्रिंसिपल्स के अंदर क्या मैचिंग प्रिंसिपल था, बिल्कुल था। तो क्या कैश बेसिस में लगता है, नहीं लगता। इसके अंदर क्या आपका एक्रूअल प्रिंसिपल था, एक्रूअल अपने आप में एक प्रिंसिपल था जो कि एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही अप्लाई होता है, कैश बेसिस में अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए दो एग्जांपल मोटे मोटे तौर पे दे दिए गए कि भैया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये गैप को वायलेट करके चलता है। कैसे, क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सिंपल लॉजिकल। अगला सवाल बहुत प्यारा केस स्टडी बेस्ड है। आइए जी सवाल देखते हैं। कह रहा है इफ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 इज पेड इन जनवरी 2019। कह रहा है ऑफिस का रेंट जो है वो दिसंबर 2018 का था, आपने पे किया है जनवरी 2019 में, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द फर्म इन जनवरी 2019। दिसंबर का था, जनवरी में हमने पे किया और रिकॉर्ड भी कब किया, जनवरी में, मतलब जब पे किया तब उसको रिकॉर्ड किया। सिमिलरली द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019 वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनवरी बट रिकॉर्डेड इन अप्रैल 2019। मतलब कि जनवरी 2019 में हमने कोई सेल किया
जो कि हमने क्रेडिट में सेल किया था और उसको हमने जनवरी में रिकॉर्ड करके कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रैल 2019 में, जब उसकी पेमेंट हमें मिल गई है। आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन द अबव स्टेटमेंट एंड क्लैरिफाई इज इट अ मोर एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब दो सवाल पूछे। पहला कि आप पहले बताओ कि इसमें कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लग रही है। दिसंबर का खर्चा था, हमने जनवरी पे किया, जनवरी में रिकॉर्ड किया कैश बेसिस, और सेल हमने की थी जनवरी में लेकिन पैसा रिसीव हुआ हमें अप्रैल में, तो हमने रिकॉर्ड भी कब किया, अप्रैल में, तो ये भी कैश बेसिस है। तो मोटा मोटा हम यहाँ पे कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि बताओ ये क्या एप्रोप्रिएट है हमारी अकाउंटिंग का, क्या ये हमारी जो अकाउंटिंग का हम बेसिस यूज कर रहे हैं, क्या ये एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है? तो बिल्कुल भी नहीं है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता सर? क्योंकि यहां पे आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते हो, मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हो, और साथ ही में दूसरा एक्रूअल प्रिंसिपल या एक्रूअल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस ये आपका एक एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कहलाता। ठीक है सर, These all are the solved questions. Now अब कुछ बात करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की, जो कि हम कोशिश करेंगे कि पीछे की आपके कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उससे रिलेट कर जाएगा। अगर कुछ रिलेट नहीं करेगा तो मैं आपको उसको लिखवा दूंगा अलग से। चलिए, सबसे पहला सवाल है नेम द स्टेप्स फॉलोड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। आपको बताना है कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं। तो बताओ कितने स्टेप्स थे जो हमने देखे थे? हमारे पास ऐसे 5 स्टेप्स है जो हम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो करके चलते हैं। कौन कौन से 5 स्टेप्स था? पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो, ये पहला था। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया? आपने वाउचर्स प्रिपेयर किए। तीसरे नंबर पे आपने क्या किया? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर दी, जिसको हम कहते थे जर्नल एंट्री कर दी। चौथे नंबर में आपने क्या किया? आपने लेजर्स में उसको पोस्ट कर दिया। और 5वें नंबर पे आपने क्या किया था? आपने उसको ट्रांसफर कर दिया था कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। मतलब कि जो भी लेजर्स के आपके बैलेंसेस थे उसको आपने ट्रांसफर कर दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। दिस इज योर 5th स्टेप। तो दीज ऑल आर दी स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आप आराम से इसको कोट कर दोगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम बताने कह रहा है, एक्सप्लेन करने भी नहीं कह रहा। एक्सप्लेन करने कहेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। जब 5 पॉइंट आपसे पूछे जाए और 5 को एक्सप्लेन करने कहा जाए तो वो अपने आप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि थ्योरी के में पूछे जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलिए, अगला सवाल, व्हाट इज मेंट बाय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने जस्ट ऊपर कवर कर लिया है। क्वेश्चन भी था और आंसर भी था। अगला सवाल, गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बात कर रहा है 4। मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन पीछे लिखवाए थे। कौन कौन से थे एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला था आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। सबसे पहला क्या था? रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने देखा था कि कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होता है और आपके एक्रूअल के अंदर दोनों होते हैं। दूसरा हमने देखा था क्या? दूसरा हमने देखा था टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स और टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। इनकम की बात करें तो जब रिसीव हो जाता है तब रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे आपका रिसीव भी था और एक्रूड भी था। एक्सपेंसेस की बात करें तो जब हम पे कर देते हैं कैश में तब रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे आपका पेड भी था और साथ में ड्यू भी था। ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकी अगर बात करें तो ये चारों चीज जो थी इसकी ट्रीटमेंट यहां पे नहीं होती है, बट यहां पे इसको ट्रीट किया जाता है। लीगल पोजीशंस की बात करें तो कंपनीज एक्ट इसको नहीं मानता, बट इसको यहां पे मान के चलता है। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहां पे करेक्ट एंड प्रॉफिट लॉस आपका आइडेंटिफाई नहीं होता, बट यहां पे वो होता है। सुटेबिलिटी की बात की थी हमने लास्ट में, जिसमें हमने कहा था क्या कि ये किसके लिए सुटेबल है? ये आपका सुटेबल होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके डॉक्टर्स के लिए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। और ये किसके लिए होता है? सारी वो बिजनेस इंटरप्राइज जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं, वो सब के सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या डॉक्टर्स प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो। बट इन जनरल ऐसा कहा गया है कि अगर कैश बेसिस की बात करें तो डॉक्टर्स वगैरह ही इसके एग्जांपल में आते हैं और कोई नहीं आ पाता। चलिए सर, तो ये बेसिस था, केवीएस 2022 में पूछा गया है, आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगला सवाल आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात की जा रही है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ बेटर बेसिस फॉर डिपिक्टिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। डू यू एग्री? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या कह रहा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक बेटर बेसिस नहीं है। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि भैया आप जो ये स्टेटमेंट कह रहे हो इससे हम एग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपका मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके चलता है। इस वजह से आपका जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो करेक्ट पिक्चर यहां पे शो नहीं करता, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बेटर पिक्चर यहां पे शो करके चलता है। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ बेटर बेसिस फॉर डिपेक्टिंग द करेक्ट फाइनेंशियल, सॉरी
हमने उल्टा एक्सप्लेन कर लिया इसको। यहां पे कह रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इज नॉट अ बेटर बेसिस, ये बेटर बेसिस नहीं है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से डिपिक्ट करने के लिए। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, ये नॉट पे ध्यान नहीं गया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये आपका बेटर पिक्चर डिपिक्ट नहीं करता है एज कंपेयर टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रीजन में आपको वही दो बातें लिखनी है कि मैचिंग प्रिंसिपल एक्रूअल में फॉलो होता है, कैश में नहीं होता, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली एक्रूअल में फॉलो होता है, कैश बेसिस में फॉलो नहीं होता। ये आपका इसके सपोर्ट में बात आ जाएगी। नाउ अगला आता है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। ठीक है, अब इसने क्या किया, जैसे कि हमने पीछे सवाल देखा उसमें बहुत सारे बेसिस थे, इसमें से उसने एक बेसिस खुद ही दे दिया। कौन सा बेसिस है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। तो हमने इसकी बात की थी, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम की बात करें कैश बेसिस में तो कब रिकॉर्ड होता है, जब हो जाए आपको रिसीव्ड इन कैश, तब आप इनकम को रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अगर एक्रूअल की बात करें तो उसमें आप कब रिकॉर्ड करते हो, जब आपको रिसीव्ड इन कैश हो या फिर एक्रूड हो। इनकम रिसीव्ड इन कैश एंड एक्रूड इनकम बोथ आर रिकॉर्डेड इन दी इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने इसके अंदर देख के चला था। तो हमने 6 बेसिस देखे तो उसमें से एक बेसिस के ऊपर इसने मांग लिया कि बताओ भैया क्या डिफरेंस है। ये और अच्छा सवाल हो जाता है जहां पे आपको बेसिस को खुद ही बता देता है, आपको बस उस बेसिस के बीच में, उस बेसिस के आधार पे आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताने होते हैं। ठीक है सर, तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो हमने फटाफट से यहाँ पे निपटा लिए हैं।